Hey guys, this is your boy फ़खर पीरज़ादा back with another video. Welcome to पढ़ाई वाला चैनल. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MCAT की सीरीज़. तो MCAT की सीरीज़ में सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी, और बायोलॉजी के मेरे अंदाजे से 54 वीडियोस बनने जा रही हैं, जिस 54 वीडियोस जो हैं वो 27 टॉपिक्स की हैं, जिनको डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स के अंदर. तो हम लोग 54 वीडियोस अपलोड करेंगे जल्द ही. इसके अंदर 20 MCQs आपको हर क्लास में बताए जाएंगे और आपको वो याद करने हैं, समझने हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी. तो वो MCAT बेस्ड सारे MCQs होंगे बायोलॉजी के. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं MCQs की तरफ. सो गाइस, ये है पहले दो MCQs. नंबर 1 MCQ है, स्टडी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑन ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू अर्थ इज कॉम्पोनेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री. यह स्टडी पूछी है एनवायरनमेंट की और ऑर्गेनिजम्स को रिलेट किया गया है, यानी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि रिलेट करती है एनवायरनमेंट से. तो वो कौन सी हो सकती है? वो इकोलॉजी होगी. सही है, तो इसका आंसर होगा इकोलॉजी. सही. और सेकंड MCQ है कि द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन बायोकेमिकल रिएक्शंस. तो इसको ना आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होते हैं वो 92 होते हैं. जो केमिकल एलिमेंट्स हैं टोटल जो बायोकेमिकल रिएक्शंस करते हैं वो 92 होते हैं. ये चीज़ याद करने वाली है. सो ये है हमारे थर्ड MCQ के विच इज़ नॉट द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन बायोलॉजी. 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इकोलॉजी, स्पेशीज़, जीनस, ऑर्डर. तो इसके अंदर ये तो सारे क्लासिफिकेशंस के हैं. स्पेशीज़ भी क्लासिफिकेशन में आता है, जीनस भी और ऑर्डर भी. लेकिन इकोलॉजी जो है ये एक स्टडी है, तो ये इसके अंदर कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी. तो इसका आंसर जो है वो सिंपली ये हो जाएगा कि इसका आंसर इकोलॉजी है. अब चलते हैं फोर्थ के ऊपर. तो अब हाउ मेनी ऑफ द बायो एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द टोटल ह्यूमन बॉडी. तो 99% जो बायो एलिमेंट्स ह्यूमन बॉडी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं 6, क्योंकि 6 जो बायो एलिमेंट्स हैं वो एडअप करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी को बनाने के लिए. तो इसका आंसर होगा 6. सो जनाब, द फिफ्थ MCQ इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स. यानी इसके अंदर लिविंग भी होने चाहिए और नॉन लिविंग भी होने चाहिए. तो नॉन लिविंग में क्या चीज़ आती है? इसके अंदर देखो, हैबिटेट हो नहीं सकता, नीचे नहीं हो सकता, इकोसिस्टम हो नहीं सकता. तो इसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स को जो डिफ़ाइन करता है वो करता है बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर का आंसर होगा कि जो पार्ट लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट को डिफ़ाइन करता है वो होता है बायोस्फीयर. तो इसका आंसर होगा बायोस्फीयर. अब चलते हैं 6th MCQ की तरफ. ये बहुत ही ईजी MCQ है. इसके अंदर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कौन सा होता है? सेल होता है, सबको पता है. और कोई न्यूक्लियस तो कोई गधा ही करेगा. सेल होता है. सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेल. सो जनाब, ये 7th MCQ है. ये बहुत ईजी MCQ है वैसे. ऑर्गेनिजम्स विच आर वेरी सिमिलर एंड हैविंग द टेंडेंसी ऑफ इंटरब्रीडिंग. जो ब्रीडिंग की टेंडेंसी रखते हैं वो कौन से? वो स्पेशीज़ कहलाते हैं. सही है. जीन पूल भी नहीं हो सकता, कम्युनिटी भी नहीं हो सकती. ये सब जो हैं वो एक अलग कैटेगरी में आते हैं. जो स्पेशीज़ हैं उसकी डेफिनेशन ही यही है कि वो सिमिलर होते हैं और वो टेंडेंसी रखते हैं इंटर ब्रीडिंग की. तो इसका आंसर हुआ स्पेशीज़. अब 8th MCQ क्या है? 8th MCQ देखो कि विच इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल. इस नॉट के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि MCAT जो है ना, MCAT में ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही जो है वो मार्क्स गिरते हैं. विच इज़ नॉट अ मैक्रोमोलिक्यूल. कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है? स्टार्च एक मैक्रोमोलिक्यूल है, ग्लाइकोजन एक मैक्रोमोलिक्यूल है, CO2 तो एक गैस है, और प्रोटीन्स भी मैक्रोमोलिक्यूल है. तो इसका आंसर हुआ C. कि CO2 एक गैस है, कंपाउंड है, मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है. तो इसका आंसर CO2 हुआ. सो यार, अब अपने 9th और 10th MCQ को देखो. 9th MCQ में कहता है कि विच इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हों. तो हम देखते हैं ग्लूकोज के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, अमीनो एसिड्स के अंदर भी, और न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर भी कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसके अंदर ऑल ऑफ दी अबव लिखा हो, तो उसके अंदर तीनों ऑप्शंस को ज़रूर देखा करो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तीनों ऑप्शन सही होते हैं तो ऑल ऑफ द अबव आ जाता है. इसमें देखो तीनों ऑप्शन सही थे. ग्लूकोज भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, अमीनो एसिड्स भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और न्यूक्लियोटाइड्स भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. तो इसके अंदर इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. अब चलते हैं अपने 10th MCQ की तरफ. आइडेंटिफाई द डिजीज़ विच टिल नाउ डू नॉट हैव वैक्सीन. तो ये कौन सी डिज़ीज़ हो सकती है यार? वैसे तो सारी डिजीज़, पोलियो की भी वैक्सीन निकल चुकी है, कफ़ की भी, मीज़ल्स की भी, सिर्फ एक एड्स है
जिसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा सिंपल के वह एड्स की अभी तक वैक्सीन नहीं बनी है। सो यार आपका 11th MCQ, इन विच ट्रीटमेंट कैन सीरियस पार्ट इज़ एक्सपोज टू शॉर्ट वेव रेडिएशंस एट रेगुलर इंटरवल्स। अगर इसमें देखते हैं, देखो न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट, पहले सबसे पहले ये किया करो कि इसमें से जो पार्ट्स हैं ही नहीं, जो ऑप्शंस मैच ही नहीं कर रहे, आपने सबसे पहले उन्हें डिडक्ट करना है। तो क्या करेंगे कि देखो डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, जीन थेरेपी हो नहीं सकता। अब दो पार्ट्स के ऊपर खेलना है हमें, एक या तो कीमोथेरेपी होगा या रेडियोथेरेपी होगा। अब देखो रेगुलर इंटरवल्स हो रहा है, तो रेगुलर इंटरवल्स का मतलब है कि रेडियोथेरेपी दी जाएगी, क्योंकि रेडियोथेरेपी जो होती है वो रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर दी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा कि रेडियोथेरेपी, ठीक है, इसका आंसर होगा रेडियोथेरेपी। कैंसरियस पार्ट को शॉर्ट वेव रेडिएशंस एट रेगुलर इंटरवल्स के लिए एक्सपोज किया जाता है रेडियोथेरेपी के ज़रिए। अब है हमारा 12th पार्ट, इन केस ऑफ क्लोनिंग द न्यूक्लियस इज टेकन फ्रॉम। तो न्यूक्लियस यार क्लोनिंग के अंदर आइडेंटिकल्स बन रहा है, तो आइडेंटिकल बनाने के लिए ना oocyte से लिया जाता है, ना ओवम से, ना ग्राफियन फेलिकल्स, क्योंकि ये मेच्योर ही नहीं होते। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो मेच्योर होता है, तो इसलिए फर्टिलाइज्ड एग से न्यूक्लियस लिया जाता है क्लोनिंग के लिए। सो जनाब, अब रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को या टॉक्सिक मटेरियल्स को अगर ख़त्म करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़रिए, तो उसका क्या तरीका है। देखो बायो एलिमेंट्स के ज़रिए ख़त्म नहीं होता, डेटेरिएशन के ज़रिए ख़त्म नहीं होता, तो इसके बायो रेमिडिएशन, ये इसकी डेफिनेशन भी है कि वो रिमूवल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है बायो रेमिडिएशन के ज़रिए। तो ये हो गया 13। अब 14 क्या है कि अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, सेल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो स्पेसिफिक फंक्शन करता है। स्पेसिफिक फंक्शन करने वाला ऑर्गेनेलीज होती हैं, जाहिर सी बात है, ना प्रोटीन होगा, ऑर्गन सिस्टम होगा, ना सिस्टम होगा। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन सेल के अंदर। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को अंजाम देती हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ, ऑर्गेनेलीज। सो नंबर 15 इज़ मेंबर्स ऑफ वन स्पेशीज़ इनहेबिटिंग द सेम एरिया। मतलब स्पेशीज़ जो बहुत सारी स्पेशीज़ मिल जाएं एक किस्म की, तो वो क्या बनाएंगी, तो वो क्या बनाएंगी, पॉपुलेशन बनाएंगी। सही है, पॉपुलेशन। स्पेशीज़ के ऊपर क्या चीज़ आती है, वो आती है पॉपुलेशन। अब नंबर 16 है कि अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या चीज़ बनाएंगे, वो ऑर्गन नहीं बना सकते, ऑर्गेनेलीज नहीं बना सकते, सिस्टम नहीं बना सकते, तो वो बनाएंगे टिश्यू। तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स मिलते हैं आपस में तो वो टिश्यू को कंबाइन करते हैं। जब टिश्यू मिलते हैं और एक सेम फंक्शन करते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। तो इसी तरह जब टिश्यू बनेगा कब, जब सिमिलर सेल्स कंबाइन करेंगे। तो नंबर 17 MCQ है कि ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके अंदर सिस्टम्स के बारे में ये डील करेगी और वो मैन्युफैक्चर करेगी और सर्विस इंडस्ट्री, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर रहे हैं वेलफेयर के लिए ह्यूमन बींग्स की। तो वो कौन सी होती है, उसकी डेफिनेशन ये है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी वो फील्ड है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेलफेयर के लिए काम किया जाता है, उन्हीं को ही इस्तेमाल करके। तो अब इसका साफ जो है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक MCQ बना। अब 18th थोड़ा सा ट्रिकी है और ये आपको याद करने वाला है कि जिम्नोस्पर्म्स जो हैं वो इवॉल्व किए गए हैं किससे, सीनोज़ोइक एरा में, या मीसोज़ोइक, या पैलेज़ोइक, या प्रोटीरियोज़ोइक एरा। तो इसके अंदर मीसोज़ोइक एरा, ये याद करने वाली चीज़ है, इसके अंदर जिम्नोस्पर्म्स जो इवॉल्व हुए हैं वो मीसोज़ोइक एरा के अंदर इवॉल्व किए गए। सो गाइज MCQ नंबर 19, फंजाई एंड एल्गी इवॉल्व फ्रॉम, ये भी एक याद करने वाला MCQ है। इसके अंदर ना वो मीसोज़ोइक ना सीनोज़ोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए थे, वो प्रीटेरोज़ोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए थे। तो कुछ MCQ यार आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, लेकिन वही रिपीट होता है पैटर्न, तो उस चीज़ों को आपको लर्न करना पड़ेगा। अब 20th MCQ है कि इफ़ एफिड अटैक, ये एक स्मॉल सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो वॉलनट ट्री पे अटैक करता है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए बायोलॉजिकल मेथड के ज़रिए। तो उसका तरीका है वास्प, स्पैरो वगैरह और आंट्स को यूज़ नहीं किया जाता, वास्प को यूज़ किया जाता है बायोलॉजिकल मेथड टू कंट्रोल। तो गाइस 20 MCQ हम लोग कर चुके हैं। अब इसके अंदर बाकी नेक्स्ट पार्ट जो है वो 20 MCQ का, वो बहुत ही जल्द इसके साथ अपलोड कर दिया जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।